Hello, you guys. What's up? Welcome back to another podcast. I hope you have enjoyed our previous discussion and podcast in our previous series. And today we are here, myself, Goldie Rock, and we are here with Mr. Sanjay, also known as AKA Roaming and Wheels. तो संजय जी हेलो कैसे हैं गाइस। आप? बढ़िया हैं। आप कैसे हो सर? मैं भी बढ़िया हूँ और अभी तो जैसे फिलहाल सीजन आ चुका है वापस से क्रिकेट का। काफ़ी मतलब इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि बीच में तो इतना पीक चला गया था कि वी हैव वन द वर्ल्ड कप एंड देन इतना डाउन चला गया था कि वी हैव लॉस्ट टू श्रीलंका बिल्कुल इतने सालों के बाद। तो कैसा लग रहा अरे है आपको? हम करते हैं। इंडियन टीम जो है ना करती है तो एकदम भोकाल तरीके से करती है। जो भी करती है, वो तो जहां भी है, जाती है गदर मचाती है। अच्छा में भी गदर मचाती है, बुरे में भी गदर मचाती है। गर्दा उड़ा दिए, है ना? गदर खोल देती है धागा। जब जब किसी को हराना होता है ना, तो इंडियन टीम जो है ना धागा खोल के हराती है। ये और भी है। जब कभी हारना होता है ना, तो धागा खुलवा के हराती है। मतलब कुछ भी हो रिकॉर्ड तो बनाना ही होता है। हाँ, चाहे वो हल्के अच्छे के फुल्के हो, चाहे निशान। बुरे तरीके से हो, लेकिन रिकॉर्ड तो बनता ही है। खैर, वर्ल्ड कप में भी देखा था ना, हाँ, तो है। वो पूरा 13 के 13 मैच थे, सारे जीते और एंड में जाके फाइनल में धागा खुलवा लिया। लेकिन वर्ल्ड कप में इसमें नहीं हारे थे। टी20 में पूरा हर एक मैच हाँ, जीता, रिकॉर्ड है। हाँ, और इस वर्ल्ड कप में तो धागा खोल-खोल के मारा सबको। खैर, बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी इंट्रोड्यूस you to our topic of the today's podcast, and this is none other than crickets only. That is why we are talking about the cricket, and it's India versus Bangladesh upcoming test series, which is gonna be huge and important for our आईटीसी बोले तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें भी इंपॉर्टेंस रहेगा उसका। उसके बारे में राइट। हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंट्रोड्यूस वंस अगेन एंड लेट्स गो विथ अवर टॉपिक्स। तो मिस्टर रोमिंग एंड व्हील्स उर्फ संजय जी, कैसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताएं। सबसे पहले आज हम लोग ये शुरुआत करते हैं, अभी जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है, कब से स्टार्ट होने वाली है, कितने मैचेस हैं, आगे फिर क्या प्लान है, फिर जो हमारी अपकमिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके हिसाब से हम एज एन इंडियन टीम कब क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या होगा आगे, टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ पर होगा, वो एक ब्रीफ में अपन बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात तो कर रहे हैं, पर रियली में ये मैच है क्या? मतलब कोई कांटे की टक्कर इसमें एक्सपेक्टेड है? तो वहाँ थोड़ा डाउट है कि ऐसा होगा, बट फिर पहले भी वैसे मुझे भी ये डाउट था, लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट अभी आए हैं, शीला मतलब बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान को धो दिया है। वैसे तो हम नहीं मानते पाकिस्तान को एज अ कंट्री, लेकिन फिर भी मानना पड़ता है, क्या करें। लेकिन हाँ, ये धोना है। चलो, धोना पड़ेगा ही। जब धोना ही है तो अब क्या करें? टाइट से धोया था या फिर सर्फ एक्सेल से धोया था? अब वो तो पाकिस्तान वाले ही बता सकते हैं, हमें तो धोया नहीं, हमें पता नहीं। तो चलो, गाइस अब हम लोग अपकमिंग जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट चैंपियनशिप है, टेस्ट सीरीज, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। उसके बाद बांग्लादेश इंडिया जो है 3 T20 मैचेस खेलेंगी और उसके बाद बांग्लादेश को यहाँ से हम लोग रवाना कर देंगे और दूसरी कंट्री लाइक न्यूजीलैंड आएगी नवंबर में और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। या या मैन, वी विल गो देयर। हाँ, तो अभी तो फिलहाल सबसे पहले ये सीरीज की बात करते हैं, फिर आगे की उसमें बात करेंगे। राइट, तो राइट, कहाँ होने वाला है राइट। मैच? तो ये भी 2 टेस्ट मैच जो हैं, पहला टेस्ट मैच जो है 19 तारीख से होगा, 19 से लेके 23 तारीख। ये चेन्नई में होगा और उसके लिए टीम भी आइडेंटिफाई हो गई, फाइनलाइज़ हो चुकी है। 16 मेंबर्स का जो स्क्वाड है, वो भी फाइनल हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और वो होगा यूपी कानपुर में। तो अगर वैसे देखा जाए तो चेन्नई की पिच ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली या फिर दोपहर में खेलने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा उलट-फेर हो जाता है। तो इसलिए देखा जाए तो बांग्लादेश के भी यहाँ पर चांसेज़ हैं। तो सबसे पहले एक बार स्क्वाड की बात कर लेते हैं। राइट नाउ इंडिया में 16 मेंबर का स्क्वाड्स है।
अ, अपने कुछ प्लेयर जो है अनफॉर्चुनेटली बाहर गए हैं। बाहर हुए इन द सेंस कि उनको इस सीरीज़ में मौका नहीं मिला और कुछ प्लेयर हैं जिनको इस सीरीज़ में मौका मिला है। बेसिकली अगर इस बार का स्क्वाड भी देखें ना, तो यंगर जो प्लेयर हैं, उनको मौका दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार जो 16 मेंबर का स्क्वाड है, उसके अंदर जो अपने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये सब भी हैं। लेकिन उनके अलावा जो अपने यंगर प्लेयर हैं, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल और अपने केएल राहुल भी काफ़ी टाइम से अपने इंडियन टेस्ट स्क्वाड में नंबर 4 पे एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। अगर हम देखें तो जनरली श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में एक रहता है कि किसको लें, बट केएल राहुल जो है उसका एक एडेड एडवांटेज बनता है क्योंकि वो एज़ अ विकेट कीपर भी अगर सिचुएशन आए, तो ही कैन वर्क इट आउट और उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, केएल राहुल। एक अपने इसमें बहुत ही बड़ा अगर हम बोलें कि चेंजेज़ जो एडिशन आया है, वो आया है सरफराज खान का और ध्रुव जुरैल। सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं। बंदे ने मतलब जितने भी डोमेस्टिक अपने सीरीज़ हुई है ना, उसमें दह शतक इतना मारा है कि अब सेलेक्टर्स भी बोल रहे हैं, "भाई बस, हम ले रहे हैं तेरे को, तू आ जा।" और बंदा छोटे-मोटे रन नहीं मार रहा है, बड़े-बड़े रन मार रहा है। और जब भी रन मार रहा है ना, तो इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ मार रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ठुक, 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 ठुक कर दिया। जब रन मार रहा है तो पूरी अपोज़िशन टीम हिली हुई है। तो बंदे में दम है और सेलेक्टर्स भी ना उसको मतलब अनदेखा नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह से बंदे का इस बार सिलेक्शन हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो मुझे इसका ना पॉज़िटिव लगा, बंदे ने फ़िटनेस में भी अपना बहुत काम किया बंदे ने। पहले जब वो आता था तो एकदम चबी-सा, मोटा-मोटा सा वैसा दिखता था। बट अभी अगर फिज़िकली भी देखूँ, तो फ़िटनेस पे लड़के ने बहुत काम किया है। एक और जो स बहुत बड़ा एडिशन मैं कहूँगा कि एडिशन या क्या कहें मतलब कमबैक कहें, तो है ऋषभ पंत का। जिस तरीके से बंदे का एक्सीडेंट हुआ था ना 2 साल पहले, तो लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी रिकवर करके और सब कुछ होने के बाद टेस्ट मैच में इतनी जल्दी वापसी करेगा। वनडे, टी20 इन सब में तो आ गया था और डोमेस्टिक आईपीएल भी खेल रहे थे। लेकिन टेस्ट मैच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि टेस्ट मैच में आपको फिटनेस और रिगर जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ऋषभ पंत का भी इंक्लूजन एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक पॉजिटिव पॉइंट है, आगे अपकमिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है मतलब अभी अगर स्क्वाड में देखा जाए तो केएल राहुल इज आल्सो अ विकेट कीपर, देन ऋषभ पंत इज आल्सो अ विकेट कीपर एंड राइट नाउ जो कि अभी दिलीप ट्रॉफी चल रही है उसमें हुँ, अभी हुँ। फिलहाल जो है अपने ईशान किशन जो उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट हुँ, कैंसिल हो गया था लेकिन वो भी बढ़िया हुँ, परफॉर्म कर दिए, शतक मार दिए और बढ़िया चल रहे हैं इवन, लेकिन जो प्लेयर हुँ, सिलेक्टेड है वो नहीं चले और जो सिलेक्टेड नहीं है वो हुँ, चल गए। काफ़ी ज़्यादा हुँ, एडेड प्रेशर बीसीसीआई के ऊपर डाला जा रहा है फैंस की तरफ से कि नहीं, नहीं ईशान किशन जो परफ़ॉर्म कर रहा है आप उसको नहीं ले रहे हो, आप उनको हुँ, ले रहे हो जो परफ़ॉर्म नहीं किए हैं। हुँ, तो हुँ, क्या देखते हो इसको लेके कि क्या अभी तो चलो टीम डिसाइड हो चुकी है, अनाउंस भी हो गई, तो क्या अगली जो सीरीज़ आने हुँ। वाली है उसपे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर वो लोग इस बेस पे आगे सेलेक्ट करेंगे कि चलो ये सीरीज़ में क्या परफ़ॉर्म करने वाले हैं ये दोनों, उसके बेस पर अगला विकेट कीपर, बैट्समैन कौन होगा वो डिसाइड होगा? ओवरऑल अगर देखें ना तो अभी जो हमारे नए कोच आए हैं मिस्टर गौतम गंभीर, उन्होंने पूरे केकेआर के सपोर्ट स्टाफ को ही अभी बीसीसीआई के डिस्कशन में ले आए हैं। तो पूरा केकेआर का सपोर्ट स्टाफ ही अब इंडियन चलिए। कोचिंग उसमें आ गया। अगर देखें तो यूज़र्स को मैं बोलूँगा आप एक बार देखिएगा कि इस समय जो सपोर्ट स्टाफ हैं, बॉलिंग कोच है या फिर सपोर्टिंग स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं, वो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ देम जो है केकेआर के अंदर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो गौतम गंभीर जो पूरे अपना वहाँ पर कोचिंग स्टाफ ला रहे हैं, वो कुछ थॉट से ही ला रहे होंगे और गौतम गंभीर जो है इज़ अ नो नॉनसेंस गाय। मतलब वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में नॉनसेंस नहीं है कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, कौन कि छोटा प्लेयर है। अगर आगे स्ट्रैटेजी लगेगी भी, तो उसमें आई एम डेफिनिटली श्योर कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे जो अपकमिंग टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके लिए कौन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, कौन किस सिचुएशन में अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाएँगे। दूसरे जो नए प्लेयर्स हैं, उनको एक सीरीज़ से हम मतलब
नहीं जज कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम में शामिल हो रहा है या जो मौका मिल रहा है, तो वो कोई छोटा-मोटा या हल्का प्लेयर है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लड़कों के बीच में एक प्लेयर सेलेक्ट हो रहा है। तो ये बोल ही नहीं सकते कि कोई भी प्लेयर जो आ रहा है वो ठीक प्लेयर नहीं है। सारे के सारे बेस्ट प्लेयर हैं। बस जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है उसको दोनों हाथों से ग्रैब कौन करने वाला है, इम्पैक्ट कौन डालने वाला है मैच के अंदर, वो देखा जाए। अगर अभी देखें तो ओवरऑल 16 स्क्वाड का एक बार मैं नाम भी पढ़ देता हूँ। जैसे अभी करंट 16 स्क्वाड में कौन-कौन है, इंडिया के और बांग्लादेश के यूजर्स को वो भी बता देते हैं। जैसे रोहित शर्मा अपने कैप्टन होंगे, यशस्वी जायसवाल होगा लेफ्टी, शुभम गिल होगा, विराट कोहली होंगे, केएल राहुल होंगे, सरफराज खान जो कि अभी हमने बताया कि एक रिसेंट नया एडिशन भी होंगे, ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरैल जो है एज़ अ विकेट कीपर होगा। तो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल दोनों विकेट कीपर होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ ऐसा हो सकता है कि जिस दिन ध्रुव जुरैल खेले, जिस मैच में उसमें ऋषभ पंत नहीं खेलेगा क्योंकि टीम में बैलेंस बना के रखना। फिर अपने आर अश्विन होंगे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मियाँ भाई अपने, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। यश दयाल का एक नया एडिशन है। बंदे अब बॉलर भी अच्छा है, सीम, स्विंग काफ़ी अच्छी कर लेता है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है उसकी। तो उसको मैंने देखा भी परफ़ॉर्म करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आई थिंक ही कैन परफ़ॉर्म वेल। सिमिलरली अगर हम वैसे बांग्लादेश स्क्वाड की बात करें, तो बांग्लादेश के स्क्वाड में बाकी जब तक हम ये टीम का नाम बता रहे हैं, मैं बता हुँ, दूं कि सरफराज खान, पता है तुम लोग बोलोगे कि बाद में, कह रहे हो नया एडिशन नहीं है। हाँ पता है मुझे, सरफराज खान नया एडिशन नहीं है, ऑलरेडी शतक अतक मार के आया हुआ है और पिछले मैच में ही शतक मारा था। उसके बाद से कोई टेस्ट सीरीज हुई ही नहीं थी और फिर बीच में इतना कुछ हो गया है कि लोग को याद भी नहीं कि सरफराज खान खेला भी था। तो यस, ही इज नॉट अ डेब्यूटेंट और पहली बार नहीं ज्वाइन कर रहा है। पिछले मैच में भी था, टेंशन ना लो, था, बिल्कुल याद है, इंग्लैंड के खिलाफ था, हुँ, हम बढ़िया से मारा था। अभी दुलीप ट्रॉफी में नहीं चले हैं भाई साहब, मैं बता दूं, लेकिन उनका ही भाई, सग्गा भाई, पर्सनल वाला भाई जो है, वो उसने शतक मार दिया, वो ज्यादा अच्छा खेला और उसी मैच में ये भाई नहीं चले। लेकिन कोई बात नहीं, घर का मामला है, निपटा लेंगे। हुँ। भाई माफ़ कर देना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सरफराज खान नया प्लेयर है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी टीम आई है, तो उसमें बाकी प्लेयर के कंपैरिज़न में सरफराज खान अगर देखा जाए तो एक न्यू प्लेयर है, जूनियर प्लेयर कह सकते हो, कंपैरिज़न में। सीनियर प्लेयर जो अभी कंसिस्टेंट चले ही आ रहे हैं, मतलब उनको आप देखते ही हो, मतलब अगर टीम आपको बनानी है तो सबसे पहले आप सोचते हो कि ये तो रहेगा ही। तो ये वैसा प्लेयर हाँ, नहीं रहा है, तो इस हिसाब से वी आर सेइंग कि भाई नया प्लेयर, नया प्लेयर, ठीक है, नया नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, उस हिसाब से एक बोलते हैं ना परमानेंट प्लेस जिसकी मतलब फिक्स हाँ, ही है, ये तो खेलेगा ही खेलेगा। मतलब अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अवेलेबल है, उनको नहीं रखा जा रहा, ड्रॉप किया जा रहा है, तो मतलब बवाल मच जाएगा। वैसा वाला प्लेयर नहीं है कि नहीं इसको रखना ही है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी फिक्सेशन करने के लिए, एक पोजीशन बनाने के लिए अभी काफी ज्यादा हमें ब्राइट फ्यूचर इनका दिख रहा है। राइट। और वैसे अब हम अगर बांग्लादेश स्क्वाड की बात करें, तो बांग्लादेश में भी बांग्लादेश स्क्वाड में भी 16 मेंबर का स्क्वाड उन्होंने बनाया है। उन्होंने अभी लेकिन आप जब उनका स्क्वाड देखोगे ना, तो एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको दिखेगी। जैसे कि बांग्लादेश में के स्क्वाड में 3 बैट्समैन हैं, नजमुल हुसैन शंतो, तानजीद हसन और तौहीद हृदय और 4 ऑलराउंडर, मेहदी हसन, महमूदुल्लाह, फिर एक दूसरा मेहिदी हसन और एक है अपने शाकिब भाई, शाकिब अल हसन। ये साकिब उसके भाई को बाद पहले मुझे समझाओ कि ये भाई ये कभी जिंदगी में रिटायरमेंट लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। मतलब देख देख के थक गया हूँ भाई। जब तक रहेंगे समोसे में आलू तब तक हमारे शाकिब भाई रहेंगे। ऐसा क्या? उनकी एज क्या है भाई? मुझे थोड़ा एज भी बताना इसके बाद, ठीक है, कि उनकी एज एक्चुअल में है श्योर, क्या? श्योर। ऐज उनकी ऐसी है जो कभी कम नहीं होने वाली। चले ही जा रहा है भाई। हुँ, और आगे 2 विकेट कीपर है मतलब एक अनामुल हुक्का करके है और एक लिटन दास। लिटन दास को तो जानते हो बस, बैट्समैन हाँ, में बहुत अच्छा है हाँ। और इसमें मतलब जब ये खेलता भी है तो एक क्लास दिखती है इसमें सेपरेट और एक अपने एक और ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने ज़माने से चले आ रहे हमारे विकेट कीपर हैं, मुशफिकुर रहीम। तो बांग्लादेश में 3 विकेट कीपर हैं और उसके बाद अपने बॉलर स्टार्ट होते हैं जैसे हसन महमूद है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो अपने लेफ्टी हैं, उसके बाद नसूम अहमद, एक शरीफुल इस्लाम करके बॉलर है, ये भी स्क्वाड में था लेकिन जो रिसेंट न्यूज़ आई थी कि शायद ये टीम से बाहर हो गया है ड्यू टू इंजरी और समथिंग। अब वो श्योरिटी नहीं है कि मतलब कब खेलेगा, हुआ खेलेगा। है या अभी जो है, वो मतलब संशय है अभी उसमें। फिर ओके। ये तंजीम हसन साकिब करके हैं और एक और लास्ट में जो प्लेयर है, एक तस्किन अहमद करके है।
हुँ। अब देखो मजे की बात इसके इनके बांग्लादेश के स्क्वाड में देखोगे ना तो 3 बैट्समैन हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, 3 विकेट कीपर हैं और 6 बॉलर। बंदों ने मतलब बैट्समैन कम रखे हैं, बॉलर ज़्यादा रखे हैं अगर देखे जाए ऑलराउंडर को अगर हम इंक्लूड कर लें। लेकिन वो ये भी डिपेंड तो करता है ना कि ऑलराउंडर में मेन उसका क्या पर्पस है। जैसे कुछ जो है मेन बॉलर स्पेसिफिक ऑलराउंडर होते हैं, कुछ जो है बैट्समैन स्पेसिफिक ऑलराउंडर्स होते हैं, मतलब पार्ट टाइम बॉल कर लेते हैं वैसा वाला। बाकी इसमें तो कैप्टन कौन है अभी? मोमिनुल हक कैप्टन है ना शायद। हाँ, वही कैप्टन है। अभी अब लेकिन इतना पुराना प्लेयर अपना शाकिब अल हसन है, उसके रहते हुए दूसरे एक मतलब प्लेयर को दे रहे हैं कैप्टनसी, तो वो भी एक अलग चीज़ है, वो भी मुद्दा अलग है, डिस्कशन का पॉइंट अलग है। बट ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो इनके जो ऑलराउंडर में देखोगे ना, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर मतलब नहीं है। और इनमें जो सबसे बेस्ट प्लेयर जो अभी चल रहा है ना, वही बैटिंग अच्छी कर रहा है और वही बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। अरे वर्ल्ड कप में भी देखा था भाई, अभी जो हुआ था टी तो ट्वेंटी इस वाला। तरीके से हम्म। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना स्क्वाड के टर्म्स में, तो बांग्लादेश में भी अपने ऑलराउंडर और बॉलर ज़्यादा हैं। इंडिया में थोड़ा बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, मतलब बैट्समैन के भी अपने जो नंबर्स हैं वो एकदम प्रॉपर है। 5 अपने बैट्समैन हैं और 3 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर और उसके बाद अपने बचे हुए जो है बॉलर हैं। तो इंडिया का स्क्वाड काफ़ी बैलेंस लग रहा है और ओवरऑल अगर हम 1 टू 1 रैंकिंग की बात करें तो मतलब इंडिया इस लीग ही अलग है और इंडिया का रिकॉर्ड अगर होम पे देखें तो कोई भी टीम इंडिया में आने से पहले कहती है कि भाई ये काम करो, जितने मैच की सीरीज़ है ना उसमें से 1 मैच हमको ड्रॉ करवा देना, बाकी तुम जीत लो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाएँ। क्योंकि वो लोग आते ही है ना तो सोचते हैं भाई इंडिया में आने के बाद जीतना नहीं है, हारना है। इंडिया का लेकिन रिकॉर्ड ना भाई ये सोच रहे होते अगर, लेकिन उनने अभी पाकिस्तान को हरा के आए तो इनका मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे होंगे फिलहाल। और मोमिनुल हक बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं। शकीब अल हसन को एक्चुअल में कैप्टनसी बहुत पहले ही से हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ सो मेनी एंगर इश्यूज एंड मिसमैनेजमेंट बाय हिम। और ये ऐसे एटीट्यूड में वर्क करना कि जहाँ पे कि मतलब टीम उसके हिसाब से ही चलेगी। दैट इज वाई दे हैव हुँ। एक्चुअली रिमूव्ड हिम। और ये तो अभी हाँ, क्या मतलब हिस्सा ही बंदे होगा। ये हाँ, इसका बंदे एक को उसका ये एग्जांपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी थोड़े दिन बोलो, महीने बोलो, साल बोलो, जब शकीब अल हसन कैप्टन थे और एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एक दूसरे टीम के खिलाफ मैच जो था वो सुपर ओवर में चला गया क्योंकि बारिश हो रही थी। हुँ, तो तब उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि एक ओवर का करा लेते हैं और जो जीतेगा वो मतलब जीत जाएगा मैच। तो भाई ने हुँ, वहीं बोला कि मुझे खेलना ही नहीं है, मेरे को सुपर ओवर करना ही नहीं है, मैच तुम ड्रॉ कर लो, मैं नहीं खेलूंगा, और अपनी टीम को लेकर चले गए। तो इस टाइप का हुँ, एटीट्यूड जब था तो लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया कि मतलब स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं है। मतलब बंदे क्यों आते हैं मैच खेलने की, देखने की, अरे चलो ये वहां कुछ रोमांच होगा, ये होगा, वो होगा। मैच का रिजल्ट करेक्ट, आने के करेक्ट, लिए क्या है, दोनों को एक एक ओवर ही ना खेलना है, क्या ही दिक्कत है? तो बोले नहीं नहीं करेक्ट। मुझे नहीं खेलना, और टीम को लेके चलेगा। तो जो एटीट्यूड मैंने एज अ रिप्रेजेंट किया है अपने आप को इन इंटरनेशनल फिगर, तो इस वजह से भी उनको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया और हटा दिया गया काफी टाइम पहले से। तो मोमिन हाँ, उल्लक की सही अगर कह रहे बात हैं। करें तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनने अभी एज अ नया शुरुआती समझ लो, और इतनी बड़ी टीम को हरा देना, सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब पहला तुक्का मार दिया और जीत गए, दो हुँ, मैच जीतना हुँ। और पूरी सीरीज ही जीत जाना तो एक काफी अलग चीज दिखती है। तो मुझे लगता है और कि अगर कुछ देखा मिलेगा। जाए और देखा जाए तो इस साल में बांग्लादेश ने 3 मैच जीते हैं, उसमें से 2 पाकिस्तान के जीते हैं। प्लीज डोंट शेयर द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड कप, प्लीज बिल्कुल मत बताना कि अफगानिस्तान के साथ कुछ हुआ था, बिल्कुल नहीं बताइएगा ये, ठीक है? हम नहीं बताएँगे, जाओ। जाओ गूगल पे जाके देखो, हम नहीं बताएंगे। और वैसे अगर देखा जाए ना तो अगर टीम कंपैरिज़न की बात करें तो हेड टू हेड अगर देखें तो इंडिया का ना पलड़ा इसमें भारी ही है। क्योंकि ओवरऑल हेड टू हेड अभी तक जो मैच हुए हैं, 13 मैच हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 13 में से भी 11 मैच जो है इंडिया ने जीते हैं और 3 जो है मतलब ड्रॉ हुए या फिर मतलब मैच नहीं खेले गए, इस तरीके की कंडीशंस थी। देखा जाए तो इंडिया का यहाँ पर परफॉर्मेंस और मैच का ओवर पलड़ा जो है काफ़ी भारी है। अगर हम रिसेंट लास्ट मैच टेस्ट मैच भी देखें, तो इंग्लैंड के साथ भी था, तो कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें इंग्लैंड ने टक्कर ना दी हो इंडिया को। और कोई भी ऐसा मतलब मैच में मोमेंट नहीं था, जहाँ पर इंडिया ने अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर ना निकाला। तो इंडिया इज़ गेटिंग टेस्टेड इन एवरी मैच इन इंग्लैंड। तो उतना कॉम्पिटिशन अगर हम देखें, इंडियन कंडीशन में मेरे ख्याल से बांग्लादेश उतना टफ कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएगी, ऐसा लग रहा है। और ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें, तो इंडिया इन इंडिया इज़ अ बीस्ट।
लास्ट 33 मैचेस में इंडिया हैज़ वॉन 30 मैचेस। वो भी अलग बड़ी-बड़ी टीमों के खिलाफ, ऐसा नहीं कि मतलब छोटे-छोटे हाँ, सिर्फ ऐसे खेल लिए और हो वो गया। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड और हॉलैंड और वहाँ पर जाके शतक मार दिया और टेस्ट में या वनडे में रैंकिंग 1 बना रखी है। आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। छोटे-मोटे बिल्कुल। टीमों के बारे में नहीं बताया मैंने। इंडिया के अंदर ज़िम्बाब्वे के बड़े-बड़े टीम आई प्लेयर है। के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो टेस्ट हुँ, स्पेसिफिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हो। इंग्लैंड, हुँ, जहाँ पे लोग पहले एग्जांपल ही देते हैं कि अरे टेस्ट टीम का अगर कोई प्लेयर है तो जो रूट है, ये है, वो, उनके खिलाफ की बात हो रही हुँ, है। राइट। तो ये ऐसे मैच में ही अगर हम देखें ना तो ये इंडिया ने अच्छी-अच्छी टीमों को यहाँ पर जो है धोया है। और ऐसा नहीं है कि हल्के-फुल्के में एकदम कांटे की टक्कर के साथ धोया है। वन साइडेड मैचेस करके धोया है। इंडिया के अंदर रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है और उसको अगर हम देखें ओवरऑल तो मेरे ख्याल से इंडिया इज़ गोइंग टू विन दिस टेस्ट सीरीज़। आपको लेकिन क्या लगता है? मुझे एक बात बताओ कि जैसे आप बोल रहे हो कि वो तो ठीक है, आपने पिछला रिकॉर्ड बताया, वो बढ़िया है, सब बढ़िया है। लेकिन हुँ, क्योंकि अभी फिलहाल वो प्लेयर्स नहीं है जो पिछले टेस्ट सीरीज तक भी थे। काफ़ी कुछ चेंज हो हुँ, चुका है और काफ़ी लोगों के परफॉर्मेंस भी चेंज हुए होंगे, क्योंकि सबके परफॉर्मेंस एक हुँ, जैसा हुँ, नहीं रहेगा कि पीक पे चला तो चल ही रहा है। जस्ट लाइक ए हुँ, स्टॉक हुँ, मार्केट और अदर थिंग, वो अप डाउन चलता रहता है। तो जैसा कि हम हुँ, देख हुँ, पा रहे हैं कि श्रीलंका सीरीज में ज़्यादातर कोई ही नहीं चला। सिर्फ 1-2 बैट्समैन ही हुँ, थे जो चले, वो भी उनमें से भी अगर बात करें सिर्फ एक रोहित शर्मा एंड देन इट इज़ अक्षर पटेल हू इज़ ऑल-राउंडर, ठीक है? वो ऑल-राउंडर के तौर हुँ, पे बढ़िया खेला और बैट्समैन में बात करें तो वो सिर्फ ये खेले, रोहित शर्मा। ना विराट कोहली हुँ, भी हुँ, इतना ज़्यादा चले, ना कोई और प्लेयर इतना ज़्यादा चला और अभी की जो टीम है, उनका एक्सपीरियंस इतने टेस्ट खेलने का भी है नहीं कि मतलब हम कह सकें कि इनने तो हुँ, यार हुँ, 50 मैच खेल लिए हैं या फिर 100 मैच खेल चुके हैं। और हुँ, जो हुँ, हमें एक चीज़ पता चली कि भाई जो अपन बात करते हैं इंडिया की सरफेस ज़्यादातर स्पिन सपोर्ट को करती है और ऊपर से पहला मैच जो है वो चेन्नई में है, तो आपने जैसा बताया कि स्पिन को सपोर्ट करती फिट है वहाँ की फ्रेंडली पिचेस, ठीक है। और श्रीलंका में हम देख चुके हैं कि इंडिया के बैट्समैन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत फर्स्ट क्लास, मतलब इतना इजीली खेलते हैं कि मतलब स्मूथ, जस्ट लाइक अ बटर नाइफ, मतलब यार सेट। लेकिन वहीं जब हुँ, स्पिन से बात होती है तो वो पूरी टीम जो थी वो पूरे ताश की पत्तों की तरह ढह जाती है। और हुँ, अभी हुँ, जैसे हुँ, कि हमको पता है कि श्रीलंका पता नहीं क्यों बार-बार आता है। बांग्लादेश की जो टीम है उसमें शाकिब अल हसन और उसके अलावा काफ़ी अच्छे-अच्छे स्पिनर्स हैं और उनको इस सरफेस की आदत है क्योंकि वो लोग आईपीएल में अलाउड हैं और आईपीएल खेलते भी हैं। तो क्या हुँ, 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 लगता है कि आपके जो पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो ही हुँ, कायम हुँ। रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडिया को? इसमें ना एक चीज़ हमें और ध्यान देनी पड़ेगी, जो श्रीलंका के साथ मैच हुए थे ना, वो वनडे हुए थे, जिसमें इंडिया की हालत बुरी हुई। ओके, तो वनडे मैच में 1 दिन का ही मौका मिलता है और टेस्ट मैच में 5 दिन का मौका मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वनडे में प्लेयर थे ना, वो प्लेयर हमारे जितने भी है आईपीएल खेलने के बाद वहाँ पर गए थे, तो जो कंडीशंस की जो रिक्वायरमेंट थी वनडे की, उतने मतलब थे नहीं। तीसरा, अगर हम श्रीलंका का भी देखें ना, तो सारे स्पिनर्स नहीं चले थे। सिर्फ 1 या 2 स्पिनर थे, वो क्या नाम था बेलागे उसका? बेलागे। हाँ, मिलागे। जो बंदा चला, उसके अलावा बाकी जितने भी थे ना सबकी कुटाई हुई थी ढंग से। तो श्रीलंका ने अगर मैच भी जीता था ना तो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीता था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ वजह से जीता था। और टेस्ट मैच के अंदर ना आप 1 दिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जीत सकते हो, 2 दिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जीत सकते हो। पूरा टेस्ट मैच आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं जीत सकते। क्योंकि टेस्ट मैच में आपको 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन जो है बेटर खेलना पड़ता है और उसके लिए आपको एज़ अ टीम खेलना ही पड़ेगा। तो अगर हम वैसे कंपैरिज़न में देखें, तो बांग्लादेश में नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट अगर ओवरऑल टीम की बात करें कि एज़ अ टीम बेटर खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कहने के लिए आप में वहाँ पर मुस्तफिज़ुर रहमान है, शकील अल हसन है, बाकी अच्छे-अच्छे बैट्समैन भी हैं। लेकिन एक बैट्समैन चलेगा और बाकी के जो बैट्समैन हैं वो नहीं चलेंगे, तो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाएगी। लेकिन इंडिया के केस में अगर हम कोई सा भी मैच देखें ना, जितने भी 33 मैचेज़ हुए हैं, उसमें हर दिन कोई ना कोई एक नया प्लेयर ही था जो आके बैटिंग कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था या एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा था। तो पाँचों के पाँचों दिन जो है ना, इंग्लैंड का मैच का एग्ज़ाम्पल देते हैं। पहले दिन में क्या हुआ, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेला, मतलब उसमें ब्रिलियंस में दिखा। दूसरे दिन में क्या हुआ, ध्रुव जुरैल आया, उसमें अच्छा खेल दिखा। तीसरे दिन में क्या हुआ, रवि अश्विन अच्छा दिख गया खेलते हुए। चौथे दिन में क्या हुआ, कुलदीप यादव आके अच्छी तरीके से वो करके चला गया। 5वें दिन में क्या हुआ, 5वें दिन में अक्षर पटेल आके अच्छा खेल गया।
तो मतलब हर दिन ना एक नया प्लेयर था, जिसने एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से मैच जीती। तो इस पे अगर हम देखें ना, तो इंडिया का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। थर्ड चीज़ अगर वैसे देखें, तो देखो टेस्ट प्लेइंग नेशंस में ना इस समय सिर्फ़ एशियन कंट्रीज़ को एशिया में नहीं खेलना होता, एशिया के बाहर भी खेलना होता है। और स्पिनर का ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश के पास कोई मिस्ट्री स्पिनर है या कोई स्पेशल स्पिनर है। कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर तो उनके स्क्वाड में भी नहीं है, और इंडिया का तो ब्रेड एंड बटर ही स्पिनर है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर आप देखो तो क्या होता है, अगर 50 ओवर का मैच भी होता है या 5 दिन का मैच भी होता है, तो शुरू के 20-15 ओवर के पेसर डलवाने के बाद स्पिनर ही लग जाते हैं लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो इंडिया का तो ब्रेड एंड बटर ही है स्पिनर से खेलने का। और जो प्लेयर भी सिलेक्टेड है ना इंडियन टीम में, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करो, यशस्वी जायसवाल की बात करो, शुभम गिल की बात करो, सरफराज खान की बात करो, ऋषभ पंत की बात करो, ध्रुव जुरैल की बात करो, ये प्लेयर तो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं ही। विराट कोहली, केएल राहुल वो तो एकदम अलग ही लीग में है। तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा इश्यू आएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर अभी तक में इंडियन टीम में एक एंकर पॉइंट चाहिए था, जैसे विराट कोहली है। जनरली क्या होता है, जैसे ओपनर में से कोई एक आउट होता है तो विराट कोहली आता है, और उसके बाद वो रन तो बनाता ही है, लेकिन साथ में वो पूरी एक इनिंग को भी एक एंकर की तरह संभाल के रखता है, दूसरे साइड से विकेट नहीं गिरने देता। वैसे वाला सिचुएशन अगर बना कि इमीडिएटली विराट कोहली आउट हो गया, तो फिर थोड़ी सिचुएशन टाइट हो सकती है इंडिया की सडन विकेट गिरने पे। अदरवाइज कोई ऐसा सिचुएशन नहीं लग रहा कि वहां पर इंडिया के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगी बांग्लादेश। बट किसी भी नेशन को या किसी भी कंट्री को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में बोलते हैं कि कभी भी पासी पलट जाती है। ऑब्वियसली मतलब देखो, कोई भी टीम क्रिकेट नहीं है तो उसमें अपने को पता नहीं क्या पोटेंशियल हो सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है विद द प्रैक्टिस एंड ऑल दिस स्टफ। और कहते हैं ना, बांग्लादेश क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल है। हुँ, यस। तो चलो आगे मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर फिर अभी जो सिनेरियो है, और क्योंकि पहले मैच जो है वो चेन्नई में है, और वहाँ स्पेसिफिकली जो पिचेज़ होती हैं वो सपोर्ट करती हैं स्पिन को, ठीक है। हुँ, सेकंडली अब क्योंकि इंडिया में है तो पिच जो मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडिया को सपोर्ट में रख के ही पिचेज़ तैयार करते हैं, क्योंकि सब जगह यही होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया है तो इंडिया वाले कुछ भी करा रहा है। इंग्लैंड में होता तो इंग्लैंड वाले अपने हिसाब से पिचेज़ बनवाते हैं। तो राइट। आपको क्या लगता है कि सबसे पहली बात तो क्या स्पिन फ्रेंडली ही पिचेस बनेंगे? अगर हाँ, तो अपने को वैसे ही पता है कि पिचेस क्रैक होना शुरू हो जाती हैं आफ्टर द थर्ड डे। थर्ड डे से मतलब पिचेस बहुत ज़्यादा क्रैक्स होना शुरू हो जाती हैं, और नहीं भी सपोर्ट करती हुई स्पिन तो इतने क्रैक्स की वजह से स्पिन सपोर्ट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या हुँ, लगता है कि कौन एज़ अ की प्लेयर होने वाला है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर ही क्यों ना हो, कौन ऐसा की हुँ। प्लेयर होने वाला है? दोनों टीम से किसी का भी नाम ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इंडिया से ही ज़रूरी है। कौन ऐसा की प्लेयर होने वाला है जो सबसे ज़्यादा विकेट चेन्नई टेस्ट में लेने वाला है? मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसे जाना हो तो मैं आर अश्विन को लूँगा, बिकॉज़ आर अश्विन अगर पिच पे स्पिन नहीं भी होती है, तो भी ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि वो विकेट निकाल लेता है। आई थिंक कि आर अश्विन इज़ गोइंग टू बी लीडिंग विकेट टेकर। सेकंड नंबर पे मैं जाऊँगा रवींद्र जडेजा के साथ। अगर चेन्नई जैसी पिच पे ना जब क्रैक स्टार्ट होगा तो अपना जो रवींद्र जडेजा है, उसको खेलना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसकी बॉल थोड़ी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फास्ट आती है। बाकी लोगों की अगर 80-85 की स्पीड पे आती है, तो उसकी 85 से स्टार्ट होती है, 90-95 तक जाती है। तो क्रैक होंगे ना, तो उसको मतलब डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो है एक बहुत बड़े मार्क्स होंगे। बांग्लादेश की साइड से अगर देखूँ तो अभी एज़ एन कोई बड़ा स्पिनर उसके टर्म्स में, मैंने अभी तक उनको बांग्लादेश क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं किया कुछ टाइम से। तो मुझे वहाँ पर स्पिनर में थोड़ा-सा कोई ऐसा नाम नहीं दिख रहा, जिसको बोलूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बॉलर जो मुझे लग रहा है, जो काफ़ी इन सब में कर सकता है, वो ये हसन महमूद करके, तो इसका एक्शन भी काफ़ी स्मूथ है। ये बॉलर थोड़ा एक पोटेंट बॉलर हो सकता और अगर फिर क्योंकि हमने बॉलर्स की बात कर ली है, तो बैट्समैन में कौन आपको लगता है कि इस सीरीज़ में पहले मैच में आपको क्या लगता है कौन सबसे बेस्ट परफ़ॉर्म करने वाला है? है। देखो, इंडिया के पास राइटी ज़्यादा है और बांग्लादेश के पास लेफ्टी ज़्यादा है, सीधी-सी बात करें तो। तो इंडिया के अंदर अगर मैं अभी बात करूँ बैट्समैन की, तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ओके। और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों सबसे ज़्यादा रन मारने वाले हैं। क्योंकि इंडियन पिचेज़ में होता ही ऐसा है, बैटिंग पहले करो, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 डेज़ थोड़ा बहुत पिच अच्छी रहती है, तो मौका मिलता है, जितने रन बना सकते हो बना लो।
तो ये रहेंगे। हाँ, ये होगा कि अगर ये नहीं चले, कोई सिचुएशन आई, तो सरफराज खान पे मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी लग रही है, क्योंकि बंदे ने इंग्लैंड के मैच में भी ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके 50s मारी थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर टॉप लीडिंग रन स्कोरर की बात करें तो सरफराज खान और रोहित शर्मा। ओके। और अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि अब हमको हुँ, पता है कि जगह कौन-सी है, कौन अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आप किस टाइप का टीम कॉम्बिनेशन रखोगे? दैट्स मीन्स मैं समझा देता हूँ टीम कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब क्या है। टीम कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि कितने आप बैट्समैन रखना चाहोगे, कितने बॉलर्स रखना चाहोगे, बॉलर्स में कितने फ़ास्ट बॉलर और या कितने स्पिनर्स रखना चाहोगे और कितने ऑलराउंडर्स को आप अपने टीम में, क्योंकि टॉप 11 ही खेल सकते हैं, भले ही आपने स्क्वाड में 16 लोगों को रखा है, लेकिन खेलेंगे तो सिर्फ़ 11 लोग ही। तो आपका टीम करेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? मैं अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं इसमें बेशक 5 बैट्समैन लूँगा ठीक है, और 2 ऑलराउंडर ठीक है। और बाकी 1 विकेट कीपर हो जाएगा और बाकी अब 3 बॉलर में भी 2 3 पेसर लूँगा। हाँ, 3 में 2 पेसर 2 तो पे फिर एक स्पिनर से हो जाएगा काम? भाई 2 ऑलराउंडर भी लिए ना, ऑलराउंडर हमारे कौन होंगे? हमारे ऑलराउंडर अब आपको अगर लग रहा हो ना कि यूज़र्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑलराउंडर हम रविचंद्रन सान को सर को भी बोल रहे हैं ऑलराउंडर। अगर आप उनके अभी वो देखोगे ना बायो कि उनको बैट्समैन गिना जाता है या बॉलर गिना जाता है, तो बॉलर। रविचंद्रन अश्विन को ऑलराउंडर गिना जाता है। तो वो भी बैटिंग बॉलर नहीं है, बॉलर ऑलराउंडर है। सेम रवींद्र जडेजा के साथ में, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उनके ओवर तो फिक्स्ड है, सेम तो 2 अक्षर बॉलर पटेल। हाँ, उनके बॉल ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसके बाद 2 पेसर की बात होगी, वो 2 पेसर में एक अपना जसप्रीत बुमराह हो जाएँगे, दूसरे मोहम्मद सिराज हो जाएँगे या आकाशदीप या जो नया बॉलर है वो हो जाएँगे। तो ये ही मतलब टेस्ट अगर स्क्वाड में देखा जाए, इस तरीके का सिचुएशन मेरे ख्याल से बना रहेगा। तो मैं ये ही मतलब बैलेंस्ड 11 लूँगा। विकेट कीपर में मैं पहली बार में ऋषभ पंत को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि बांग्लादेश में लेफ्टी बॉलर ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से और अगर मैं इंडिया से स्पिनर्स की बात करूँ तो मैं लेफ्ट हैंड स्पिनर्स कम लूँगा क्योंकि बांग्लादेश में लेफ्टीज़ ज़्यादा हैं। ओके। तो बाय जनरल कन्वेंशन लेफ्टीज़ के लिए लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स जो होते हैं, वो उतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट करते क्योंकि उन्हें विदिन द स्पिन खेलना होता है, अगेंस्ट द स्पिन खेलने का कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो मैं इस तरीके से टीम सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो आपके हिसाब से मेन विकेट कीपर कौन होगा? क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत को एज़ अ विकेट कीपर आप उसमें ले रहे हैं, तो क्या आप केएल राहुल को जगह कुछ उसको फिक्स रखना चाहेंगे एज़ अ बैट्समैन या फिर उनको एज़ अ विकेट कीपर ही देखते हो, तो आप उनको नहीं लोगे टीम में? मुझे लग रहा है केएल राहुल को एज़ अ बैट्समैन ही लोग कंसीडर करेंगे। विकेट कीपर तो डिफ़िकल्ट है। अगर कोई ऑड कंडीशन होती, जहाँ पर हमको एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना होता है या ऐसा कुछ करना होता, तो केएल राहुल को समझ सकते थे या उसको मान सकते थे इस चीज़ के लिए। बट यहाँ पर ऐसा कोई दिख नहीं रहा डिफ़िकल्टी। बॉलर भी हमारे पास उस पिच के हिसाब से, स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं। तो रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभम गिल और विराट कोहली। अगर शुभम गिल नहीं खेलेगा तो उसकी जगह पे केएल राहुल खेल लेगा। देखो, मतलब इनके मुझे बीच जो में लगता है कि शुभमन गिल को ज़्यादा मौका मिलेगा बिकॉज़ जो अभी तक हम देखते आए हैं कि जो बीसीसीआई का रहा है, उन्होंने ऐसा हुँ, कई हुँ। जगह इंटेंशनली बोला भी है कि शुभमन गिल को एज़ अ वो फ्यूचर लेके चल रहे हैं कि आगे यही रिप्रेज़ेंट करने वाला है, स्टार प्लेयर यही रहने वाला है। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि अगर एक जगह फिक्स रखने ही वाले हैं, तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल तो रहेगा ही रहेगा। भले ही केएल राहुल को ये बोल के रेस्ट दे दिया जाए कि एक ही विकेट कीपर की जगह थी, तो हमने उनको यूज़ किया। हाँ, ये भी हो सकता है। या क्योंकि ऐसा मैंने भी हो काफ़ी सकता है इंटरव्यू में कि एक्चुअल में देखा, जहाँ पे उन्होंने एज़ अ शुभमन गिल को पूछा गया कि आप उनको क्यों इतना मौका दे रहे हो या फिर व्हाई ही इज़ नॉट इवन परफॉर्मिंग, उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। तो उन्होंने इंटेंशनली ये चीज़ बोली कि वी आर सीइंग इट इज़ अ स्टार प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर फ्यूचर। तो कैप्टेंसी को लेके अगर ओके। देखा जाए तो कैप्टेंसी भी उसी को दी जाती है, अगर कोई नई टीम जा रही है तो। जैसे पिछले उसमें जब देखा हमने कि कैसे शुभमन गिल ही कैप्टन थे, ठीक है? इवन हुँ, हुँ। श्रेयस अय्यर इन सबको नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है पहली बात तो। लेकिन फिर भी हुँ, हुँ। शुभमन गिल को ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। तो शुभमन गिल करेक्ट है। को एज़ अ फ्यूचर अगर वो देख रहे हैं और फिर यहाँ पे टीम में ऐसा तो है नहीं कि केएल राहुल अब उनकी भी एज ज़्यादा हो चुकी है और वो कितना टाइम खेलेंगे वो हुँ, हमें नहीं हुँ। पता है। लेकिन फिर भी अगर टीम एज़ अ फ्यूचर लेके चल रही है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस शुभमन गिल के हैं एज़ कम्पेयर टू केएल राहुल। हाँ, ये एग्रीड है। या ऐसा हो सकता है कि बहुत सिचुएशन होगी तो सरफराज खान और केएल राहुल के बीच में हो सकता है।
बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऋषभ पंत एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है, जो कि बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेता है। तो केएल राहुल के चांसेस जो हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं, मतलब प्लेइंग 11। खैर, ये तो हो गई बातें ऐसी कि हम क्या-क्या हमारे हिसाब से रहने वाला है, बाकी तो फिर रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर टीम इंडिया बाया रन जीतेगी तो कितने से जीतेगी और कहीं अगर हो सकता है बाया विकेट जीते तो कितने विकेट से जीतेगी? क्या लगता है ये पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, हारेगी तो नहीं क्योंकि फिर भी हमें लगता है कि हमें यकीन है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन आपको लगता है अगर इंडिया जीतेगी तो कितने रन से जीतेगी? या फिर अगर विकेट से जीतेगी कितने विकेट से जीतेगी? ये हम अभी पहले से ही तुक्का लगाने वाले हैं और फिर देखेंगे मैच के बाद कि हमारा तुक्का कितना सही था। तो बताओ, क्या लगता है आपको? एवरेज स्कोर देखा जाए ना इंडियन पिचेस पे, तो 350, 300 से 350 तो रहता ही है। तो अगर इंडिया जीतेगी तो मेरे ख्याल से 100 रन्स का या अंतर होगा, अगर रनों के अंतर में जीतेगी। अगर विकेट्स की टर्म्स में जीतेगी तो इंडिया अराउंड 4-5 विकेट्स से, तो 5 विकेट्स के अंतर से तो जरूर जीतेगी। इतना अंतर तो रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम कांटे की टक्कर होगी, ये डिफिकल्ट होगा। ओके। मेरे हिसाब से भी यही लगता है मुझे कि अगर बाया रन जीतेगी तो यही 80 टू 100 के आसपास होगा और काफ़ी अगर अच्छा बैटिंग करा मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होगा कि टॉस कौन जीतता है पहले, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना ही इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि सबको पता है कि लास्ट के 3 दिन बैटिंग करना मतलब अपने सिर पे ओले पड़वाना, कि जानबूझ के क्या रहे भाई अपने ऊपर क्यों इतना मुसीबत लेना है। बिल्कुल करेक्ट। पहले के 2 दिन जितना लंबा कोई टीम टिक के खेल पाए और ज़्यादा रन स्कोर कर पाएगी, इसलिए जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करना चाहेगा। बाकी हमारे पेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर हमको टॉस नहीं भी जीतते हैं और हमें बैटिंग पहले नहीं मिलती तो मुझे उम्मीद है कि हम उनको चटका देंगे। तो आई गेस हम्म। मुझे भी यही लगता है कि 80 टू 100 ये स्कोर रहने वाला है अगर बाय रन की बात करें, और लेकिन बाय विकेट की बात करें तो आई थिंक 5 टू 6 विकेट्स मेरे हिसाब से ये मेरा प्रेडिक्शन रहने वाला है कि बाय 5 टू 6 विकेट्स हम्म। जीत सकती है। सही बात। तो लेकिन एक चीज़ है, अगर हम हुँ, देखें ना, हुँ, तो जो अपने बॉलिंग स्क्वाड में पेसर की बात करें, तो 140 प्लस में जो कंसिस्टेंटली डाल सके और एक टप्पे पे डाल सके, ऐसे बॉलर्स अपने पास एक यही दिख रहा है अपने को। क्या नाम है? बुमराह। जसप्रीत बुमराह। हाँ, हुँ, बाकी सिराज डालता तो है 140 प्लस, लेकिन वो जो मियाँ भाई जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह वो जो भटकते रहते हैं। उनका टप्पा कंसिस्टेंसी जो है नहीं ना। है, मतलब वो अपने कंट्रोल नहीं है बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि इतनी स्पीड में डालना और फिर कंट्रोल रख पाना थोड़ा मुश्किल भी है, ये बात हम माननी पड़ेगी, हुँ। क्योंकि लेकिन वो एक टेक्निक होती है, काफ़ी सारे बॉलिंग कोचेज़ वो उनको सिखाते होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, हाँ, इतने इम्प्रूव तो स्पीड चलेगा, पे डालना, सीखने लगे। बुमराह इज़ इन डिफरेंट क्लास, कि मतलब इतनी कंसिस्टेंसी कि भाई उसी ब्लॉक होल पे डालना है तो उसी पे चले जा रहे हैं, पूरे ओवर वहीं पे उसी टप्पे पे निकाल दिए कि यहीं पे टिप खाएगी बॉल, कि नहीं यही हुँ। ब्लॉक होल पे डाले जा रहे हैं, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमेशा से ही ऐसे थे, लेकिन हाँ, बाय प्रैक्टिस वी हैव सीन हिम ग्रो मच बेटर। तो या अभी फिलहाल मतलब देखा जाए तो वही है मेन तो। करेक्ट। अब अगर वैसे बात करें हम लोग की, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, तो उसका भी अभी से जो है ना एक प्रेडिक्शन चल रहा है कि इंडिया को कितने मैच जीतने हैं ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में डायरेक्ट पहुंच जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बार भी अपना लॉर्ड्स में होगा, और उसमें भी 2025 में उसका है, जून के मंथ में होगा। और करंट जो पॉइंट्स टेबल है उसके हिसाब से इंडिया टॉप पे है विनिंग परसेंटेज के हिसाब से, और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर ओवरऑल इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया को अगले 11 मैचेस खेलने हैं टेस्ट के, उसमें से अगर वो 5 मैच भी जीतती है और एक ड्रॉ भी करती है तो भी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। और अगर उससे ऊपर जीतती है तो फिर और बल्ले बल्ले है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वहां पर उनके होम कंडीशंस में जाके खेलना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर वैसे देखा जाए तो लास्ट 4-5 साल के अंदर इंडिया ने अपने आप को ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा प्रूव करके दिया है। बट अभी भी ना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जो कंडीशन वहां पर अभी भी मतलब वो एक दमदार परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखा नहीं है। मतलब जो रेपुटेशन है ना इंडिया की और इंडिया के बॉलर्स की, बैट्समैन की, उस रेपुटेशन के हिसाब से वहां पर वो दिखा नहीं। तो अभी वहां पर स्टिल आई वुड से कि जो भी अपने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं जिस कैलिबर के, उनको वहां पर शो करना ही पड़ेगा, प्रूव करना ही पड़ेगा।
वहाँ पर अगर अच्छा करेंगे तो डेफ़िनेटली होगा। और देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? होम कंडीशंस में हो रही है इंग्लैंड के। तो मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया भी आती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो सीमिंग कंडीशन एक फ़ेवरेबल कंडीशन है कंपेयर टू इंडिया। या न्यूज़ीलैंड भी अगर मान लो क्वालीफाई करती है, तो उसके लिए वो एक फ़ेवरेबल कंडीशन है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के लिए एशियन जो क एरिया है, एशियन जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ की कंडीशन फ़ेवरेबल है इंडिया के लिए। लेकिन अगर हम यूरोपियन उसकी बात करें कंट्रीज़ में, तो उनके लिए इंडिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर वो कंडीशन फ़ेवरेबल है। तो वैसे फिर क्योंकि हमें सिर्फ 5 ही मैच जीतने हैं और 1 का ड्रॉ भी होता तो चल जाता। तो एक बढ़िया मौका है। बांग्लादेश मुझे नहीं लगता इतनी टॉप क्लास टीम भी अभी भी है या फिर बन सकती है फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल उस लेवल पे नहीं है कि हमको इतना स्ट्रगल करना पड़े। तो अगर हम यहाँ से 2 मैच की सीरीज़ और दोनों मैच हम निकाल लेते तो हमें सिर्फ 3 मैच ही निकालने होंगे बेसिकली। और अगर उससे ज़्यादा हुँ, निकाल लेते तो एक श्योर शॉट हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम क्राइटेरिया देखा जाए तो हाँ, 5 मैच जीतने हैं, 1 ड्रॉ भी चलेगा। तो तो ये एक बहुत अच्छा मौका है टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी परमानेंट फाइनल में पोजीशन बनाने के लिए। सेकेंडली अगर बात करें तो ये इतना इजी इसलिए भी लगने लगा हमें क्योंकि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो था, जो कि कंटेंडर लग रहा था कि फाइनल्स में हम शायद उनसी के साथ खेलेंगे, वो खुद हार गई टेस्ट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो उस वजह राइट। से जो सिनेरियो चेंज हो गया कि चलो जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था दोनों टीम के बीच में कि बहुत ज़्यादा हर मैच जीतना जरूरी है या फिर कम से कम हारना नहीं है, ड्रॉ ही कराना जरूरी है। तो अभी वो सिनेरियो चेंज हो गया। अब ऐसा हो गया कि चलो 6 मैच का रिलैक्सेशन पॉइंट है हमारे पास कि चलो उसमें थोड़ा रिजल्ट अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तब भी हम अपनी पोजीशन इससे सिक्योर कर सकते हैं कि वो वी कैन प्ले इन द फाइनल। बाकी करेक्ट। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या लगता है कि क्या सच में ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल पहुंचेगी या फिर कोई और टीम आपको लगता है कि फाइनल्स में हो सकती है? यार ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज़ जो है ना कभी भी हल्के में मत लेना। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मास्टर ऑफ विनिंग फाइनल्स। वो तो है। वो कहीं भी कुछ भी खेल रही हो, कितना भी गंदा क्यों ना खेल रही हो, अगर वो सेमीफ़ाइनल, फाइनल में पहुँची, तो भाई फिर वो पता नहीं उसमें क्या भूत सवार हो जाता है, वो बिल्कुल अलग ही टीम हो जाती है। अगर वर्ल्ड कप में भी देखें तो ऐसे मरते-मरते पहुँचे थे वो सेमीफ़ाइनल। कौन था अपना अफ़गानिस्तान जैसी टीम ने उसको रगड़ के रखा हुआ था। लेकिन जैसे वो सेमीफ़ाइनल में पहुँची, पता नहीं एकाएक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, ये धगाधक, ये धगाधक। और एक तो वो है, जो एक इंडिया के खिलाफ ही जो है वो साले के रन रखते हैं। ट्रेविस हेड हेड साहब, हाँ, ट्रेविस हेड और पता फिर नहीं। वार्नर भी मतलब था, लेकिन ठीक है वार्नर ने तो अभी संन्यास ले लिया, वो अपना चले हुँ, गए, वरना वो भी तो एक। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का ये रेपुटेशन तो है भाई कि अगर वो अगर फाइनल मैचेस में या ऐसे नॉकआउट मैचेस में पहुँचती है ना, तो फिर उसका मतलब परफॉर्मेंस ही बिल्कुल अलग हो जाता है बिकॉज़ दे हैव दैट स्टैमिना एंड गट्स। और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है उनका, उनकी टीम का, कल्चर भी उनकी टीम में ऐसा है। दे आर गोइंग टू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू इंडिया और दे विल बी फेवरेबल in those conditions like seeming conditions of Lords और इंग्लैंड। तो आई थिंक कि फिर उनके जो चांसेस है ज्यादा तो ये सब तो हमने बात कर ली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। वापस से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि कितने चांसेस आपको लगते हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्या लगता है अगर बहुत ही बुरा हो चुका और बांग्लादेश ने आउटशाइन कर दिया, है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा बांग्लादेश की साइड से जो हम्म बहुत ही अलग परफॉर्म करके दिखा पाए? या फिर मेरे हिसाब छुपा से अगर रुस्तम हो सकता है कि मतलब ये जिसको उम्मीद नहीं थी कि ये इंडिया के खिलाफ चलेगा, क्योंकि ज्यादातर सब जगह होता है। पाकिस्तान वाले कोई देख लो, नहीं चलते लेकिन इंडिया के खिलाफ चलना ही चलना है इस प्लेयर को, ऐसा वाला होता था शाहिद अफरीदी के साथ, भले ही कहीं चले ना चले इंडिया के खिलाफ चलना ही चलना है। सेम ऑस्ट्रेलिया वाले भी, भले ही कहीं चल रहा हो नहीं चल रहा हो, एंड्रयू साइमंड्स साला यहाँ चलेगा तो चलेगा, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इंग्लैंड में भी जो रूट कहीं चल रहा हो नहीं चल रहा हो, इंडिया के खिलाफ चलेगा ही चलेगा। एबी डिविलियर्स हो या फिर साउथ अफ्रीका कोई प्लेयर हो, वो बोले क्विंटन डिकॉक इज द बेस्ट एग्जांपल, तो पूरे सब सीरीज में जीरो चलेगा। इंडिया के खिलाफ खेलेगा तो ये भाई शतक मारेगा, सब बढ़िया खेलेगा। तो ऐसा आपको कौन लगता है कि बांग्लादेश में कि भाई ये तो इंडिया के खिलाफ मतलब कट्टर दुश्मनी लेके पैदा हुआ, ये तो चलेगा ही चलेगा? ये मेरे को तो लगता है एक मुशफिकुर रहीम है। हम्म, इसके इसका जो परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ है काफी अच्छा है। दूसरा ये लिप्टन दास करके है, ये बंदा इंडिया के खिलाफ अच्छा चलता ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या उम्मीद है, क्या 2-0 होगा या फिर 1-0 या लेवल ड्रॉ ही जाएगा?
अरे बेइज्जती करवाओगे क्या यार इंडिया की? नहीं, 1-0 देखो वो ड्रॉ 0-1 या फिर 0-0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडिया में काफ़ी वेदर कंडीशन ऐसी नहीं है कि मतलब सब जगह अभी बिल्कुल। धूप निकली है या फिर वैसा है, क्योंकि अभी भले ही सितंबर आके बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी बारिश हुँ, हो रही है और काफ़ी जगह कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम बोल सकें कि भाई खुला वेदर है, इट्स गुड फॉर द क्रिकेट एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस हुँ, वजह से भी मैचेस कई बार ड्रॉ हो जाते हैं, अनडिलीवर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जहाँ पे मतलब मैच ही नहीं हो सकता जी, इतना बारिश हो गया। तो सही इस बात। वजह से अगर उस वजह से अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया के चांसेस 2-0 0 मुझे पता नहीं क्यों और ऐसा लग रहा है कि भाई 1-0 पे रहने वाला है बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशन ऑल्सो। और थोड़ा बहुत तो मुझे जब से लगा है कि हाँ भाई ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है तो भले कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा कि 1-0 हो जाएगा, भले ही एक मैच ड्रॉ चला जाएगा, क्योंकि वो लोग टिक के खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि निपट लेंगे, खेल सकते हैं। सो या आई एम सीइंग एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देम आउट एंड टेस्ट अवरसेल्फ आउट, क्योंकि टीम नहीं है और प्लेयर्स कितना क्या पोटेंशियल इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि एक एडवांटेज भी है कि हम होम ग्राउंड में खेलने वाले हैं, तो थोड़ा इसमें एक राइट, सपोर्ट रहता ही है। लेकिन नई कंडीशंस, नए प्लेयर्स और इतने ज़्यादा यूज टू नहीं है टेस्ट खेलने की। और वैसे भी अगर हम पिछला टेस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है उस बिटवीन में कि भाई जब खेला था इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और काफ़ी महीनों के बाद, ऑलमोस्ट साल ही समझ लो, हम खेल रहे हैं वापस से टेस्ट मैच। और सबको पता है कि फॉर्मेट कैसा भी हो, सबकी अलग-अलग एक मेंटालिटी होती है उस फॉर्मेट को खेलने के लिए। तो टेस्ट माइंडसेट सीरीज़ होता है। में माइंडसेट जो है वो बिल्कुल मतलब एक पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हमको लगता है वनडे में अगर 300 स्कोर बन गया, अरे बाप रे! 300 स्कोर बना डाला है कि अब तो जीत ही जाएगी। लेकिन वहीं टेस्ट सीरीज़ में ऐसा है कि भाई 300 बोले टिके हैं बंदे, खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, बोले 300 भी पहाड़ जैसा स्कोर लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो हुँ, फास्ट की बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल गया और फास्ट जल्दी बना दी। यहाँ बात है टिके रहने की, कंसिस्टेंसी की, एक अपना शेयर क्या बोलना चाहिए, अचीवमेंट की, भाई बस वहाँ पे रहना है और उसको परफॉर्म करना है। वैसे ठीक है? इंडियन प्लेयर्स में एक हुँ, चीज़ है जो अभी जो करंट जनरेशन के प्लेयर्स हैं ना, टेस्ट मैच में भी अगर बात करें, जो टेस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनमें एक चीज़ ख़ास है, कोई एक बंदा चल गया ना, तो वो मतलब मैच का मैच में इम्पैक्ट ज़रूर लाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक प्लेयर चला तो ठुक-ठुक करते हुए जो है 100 रन पहुँचा और पूरी टीम का जो स्कोर है, वो पहुँचा 150 या 200। ऐसा नहीं होगा इंडिया के प्लेयर में। अगर कोई 2 प्लेयर इंडिया के चले गए ना, तो अगर वो 70 भी मारेंगे ना, तो भी ओवरऑल इंडिया का स्कोर जो है 250-300 पहुँच जाए। तो अभी इंडियन प्लेयर जो हैं ऐसे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि पेशेंस वाला जो है एक फैक्टर है, लेकिन ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उनको दिलीप ट्रॉफी में या रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नहीं देखे। और सबसे बड़ा जो अपना ग्राइंडिंग जो होती है ना टीम्स में, मैं अगर बात करूँ टेस्ट मैच प्लेयर्स के लिए और जितने भी अपने यंग जनरेशन के प्लेयर्स हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, डोमेस्टिक जो क्रिकेट सर्किट है ना, वो एक बहुत बड़ा फ़र्नेस है, जहाँ पर खेलना भी धूप में होता है, मैचेस भी अपने जो है गर्मी के टाइम पे होते हैं, पिचेस भी ऐसी होती है कि वहाँ पर मतलब खेलना है तो अच्छे-अच्छे के निकल जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने प्लेयर्स नहीं खेल सकते स्पिनर्स, वो तो खड़े-खड़े छक्के मारेंगे। बट वही है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे ही हम उनको फ़ॉलो करते हैं या देखते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो स्पिनर्स ढंग से नहीं खेल पा रहे, पेसर्स अच्छा खेल पाते हैं। या ऐसा भी होता है कि व्हाइट बॉल्स का जो क्रिकेट है, वो ज़्यादा चलता है उसकी वजह से। बट मुझे लगता है कि अपने जो इंडियन टीम करंट जो इंडियन जनरेशन की टीम है, उसमें अगर 2 प्लेयर भी चले गए तो 300 पार है, क्योंकि वो ठोक के खेलेंगे। अच्छा, बढ़िया है। तो ये था अभी तक का टॉपिक, लेकिन इसको बंद करने से पहले आपने यार इस बार कुछ फन फैक्ट नहीं बताया यार, कैसे काम चलेगा? फन फैक्ट तो होने चाहिए। कोई फन फैक्ट है कैसे आपका? कॉन्टैक्ट चाहिए आपको? कोई फन फैक्ट अभी याद आ रहा हो क्रिकेट से जुड़ा आपको, जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है? चलो फन फैक्ट बताता हूँ आपको। ओके। लास्ट के 15-20 साल के अंदर कभी भी कोई ऐसा साल नहीं गया, कोई ऐसा ईयर नहीं गया, जब आईसीसी की रैंकिंग्स में इंडियन प्लेयर टॉप 1, 2, 3 में ना हो। और 1, 2, 3 में ना हो? कोई कितने सा भी साल हो? साल उठा के देख, है ना? ये पहला साल है जिसमें अभी एज़ ऑन मोमेंट इंडियन प्लेयर्स जो है टॉप 4 में भी नहीं है। अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूँ, टेस्ट रैंकिंग्स की बात करूँ। तो हम खेले ही नहीं ना। फन फैक्ट, अरे खेलना तो सेकेंडरी चीज़ है यार, लेकिन
जो इंडियन टीम है, उसकी टेस्ट रैंकिंग में वो टॉप 2 में है। ये भी सही है। चलो आपने एक फन फैक्ट बताया तो मैं भी एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको क्रिकेट से जुड़ा। देखो हर एक जगह आपने देखा होगा, जैसे हनुमान मूवी आई थी तो उनने बोला कि एक सीट सभी थिएटर्स में बुक रहेगी, मतलब वो हनुमान जी के लिए हमने छोड़ रखी है। ठीक है। राइट, सेम ऐसे ही जितने भी इंडिया के मैचेस होते हैं, ए टू जेड जितने भी इंडिया के मैचेस होते हैं, वहां पे हाँ, एक सीट हमेशा फिक्स्ड है कि ये उनके लिए हमने छोड़ रखी है। वो कौन सा हुँ, पर्सन, वो किसके लिए वो सीट हमेशा छोड़ी जाती है, कौन है वो, बताओ। आप बताओ मुझे तो भी पता नहीं है। फिर भी ये तो तुक्का बहुत मारो। इम्पोर्टेंट तुक्का मारो सचिन चलो। तेंदुलकर। ऐ आउट ऑफ हमेशा, मतलब ये 1983 में वर्ल्ड कप जीता था ना, हाँ, हाँ। उस टाइम से डिसाइडेड है कि ये सीट इनके लिए हमेशा खाली रहेगी, कि उनके लिए ही है भाई, चाहे कुछ हो जाए, मतलब पूरे स्टेडियम खचाखच भरा भाई हो ये तो एक दूसरे बहुत को। ही खतरनाक फन फैक्ट बता रहे हो। अब मुझे भी इसका पता कौन है। आप फिर भी तुक्का बताओगे तो मारो, हो सकता है फिर भी तुक्का मारो चलो। कपिल देव चलो एक हिंट कोई देता हूँ, एम्पायर हिंट हाँ, देता हूँ। वो आर्ट से तो है, मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन वो हुँ, क्रिकेटर नहीं है। आप बताओ। दो तुक्के देता हूँ आपको, दो मौके हैं आपके पास, आप तुक्का मार लो आप। और ये भी ये ध्यान रखना हुँ, 1983 के बाद से। ठीक है, हुँ। 1983 को पहले नहीं था, 1983 के बाद से। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि कौन सा ऐसा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पर्सन है श्री जिसको श्री इतना रविशंकर रिस्पेक्ट दिया जाता है? हाँ, क्या क्या क्या? श्री श्री नहीं, रविशंकर नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, मतलब आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। दे कैन बी सिंगर, दे कैन बी एक्टर, दे कैन बी म्यूजिक डायरेक्टर, दे कैन बी क्या बोलना चाहिए, म्यूजिशियन, दे कैन बी हुँ, हुँ, हाई अथॉरिटी, मतलब पॉलिटिशियन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मतलब पूरा स्टेडियम भरा हो, लाखों करोड़ों की भीड़ लगी हो टिकट खरीदने के लिए, तब भी एक सीट हमेशा उनके लिए फिक्स है और रहेगी। कौन है? शरद पवार। हाँ, भाई सिर दर्द कर जाएगा अब तो। चलो लास्ट मौका। ठीक है, अब मैं चलो एक फील्ड के रिलेटेड बता देता हूँ, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से। अब बताओ। म्यूजिक इंडस्ट्री लता मंगेशकर जी। आर यू श्योर? लास्ट है, क्योंकि ऑप्शन लास्ट है, अब सोच लो, लता हम मंगेशकर या फिर इसी के कुछ। ऊपर जाएँगे क्योंकि उससे अब ए आर रहमान का नाम होगा तो उस टाइम पे तो पैदा भी नहीं हुए थे। लता मैम ही हैं जो उस टाइम पे थी और ऐ मेरे वतन के लोगो ये सब भी कौन था गाना वो सब भी थे, ठीक तो है, उनका तो भी काफ़ी रेपुटेशन फन है। फैक्ट ये है कि एक्चुअल में द राइट आंसर इज नाइट एंजल ऑफ द इंडिया। लता मंगेशकर जी जो हैं, उनके लिए ये हमेशा ही ये एक ये सीट, हमेशा चाहे इंडिया का कोई सा मैच हो, कहीं पर भी हो, एक सीट हमेशा उनके लिए फिक्स करके रखी जाती है। लेकिन क्यों? तो वो फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों क्यों छोड़ा जाता है। तो एक्चुअल में इंडिया, जो अभी हम देखते हैं क्रिकेट की, भाई बीसीसीआई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, अब काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं मिलती हैं। लेकिन जब 1983 में वर्ल्ड कप जीते, तो एक्चुअल में हुँ, जो प्लेयर्स थे उनको अवार्ड करने के लिए बीसीसीआई को पैसा तक नहीं था। तो उस टाइम पर जो कि हुँ, लता मंगेशकर जी जो हैं, उस टाइम पे वो या काफ़ी अच्छी सिंगर थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही थी, और वो क्रिकेट का शौक भी रखती थी। तो उनने एज़ अ हुँ, पर्सन एक पर्सनल रिवॉर्ड बीसीसीआई को दिया कि ताकि जो प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप जीते हैं उनको वो अवार्ड दे सके। उस टाइम पे जो हुँ, सपोर्ट बीसीसीआई को लता जी ने दिया, और उसके बाद से फिर उनने भी उनको एज अ रिस्पेक्ट ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट, हुँ, अगर इंडिया कोई सा भी मैच कहीं भी हो रहा हो, वो सीट हमेशा लता मंगेशकर जी के लिए हमेशा फिक्स रहेगी। तो 1983 हुँ, के बाद से अभी तक, और शायद आगे भी, हमेशा उनके एज अ रिस्पेक्ट के हुँ, लिए वो एक सीट पूरे स्टेडियम में, हमेशा एक सीट हमेशा उनके लिए खाली रहती है। तो ये था फन हुँ, फैक्ट। आप जाके क्रॉस चेक भी करना, और आपको बताना मुझे कि कैसा लगा ये फन फैक्ट जानकर। क्या आपको ये पहले से पता था? अगर हाँ, तो कैसे आपको पता चला? और हुँ। नहीं तो कैसा लगा जानकर कि हाँ, ऐसा भी होता है? तो नहीं, या मुझे ये स्टोरी के बारे में पता था कि अपना जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो उस समय क्रिकेट एक रिच मतलब स्पोर्ट्स के टर्म्स में नहीं जाना जाता था और जब जीत के भी आई थी, तो उतने पैसे नहीं थे कि इतना मतलब लाइफ़स्टाइल में सेलिब्रेट कर सकें। तब लता मैम ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया था, बाकी कुछ लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था और जो विनिंग टीम थी, वर्ल्ड कप विनिंग टीम, उसको एक सम्मान दिया था। एक पूरा क्या कहते हैं, शो हुआ था रोड शो टाइप का, उसमें सभी लोगों ने एप्रिशिएट भी किया था। तो उस टाइम पे जो लता मैम ने कंट्रीब्यूशन दिया था, उस स्टोरी के बारे में पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि बीसीसीआई ने बोला कि जो आपने हमारे लिए किया, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे
बुढ़ापे तक हम आपका आभार जताते रहेंगे। हाँ, यही है अभी तक का फन फैक्ट। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये वाला पॉडकास्ट में मजा आया होगा। हम ऐसे टाइप के और भी पॉडकास्ट लाते रहते हैं और बनाते भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हुँ। भी रहेगा आपको पता चल जाने वाला है, लेकिन आई होप यू enjoyed दिस पॉडकास्ट। तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड मोस्ट importantly subscribe to this channel if you are very much interested to know more and get more information, because it also motivate us to actually grow and make more useful and as well as quality content। because ग्रो नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि हम उसमें और अपना मोटिवेशन दे, टाइम दे, बिकॉज टाइम इज मनी एंड एवरीवन वांट्स मनी। तो या अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, बिल्कुल इतना सा टाइम निकालेंगे और वो रेड बटन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो या ड्रॉप दैट सब्सक्राइब बटन फर्स्ट, देन आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बता सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ अच्छी ही लगी हो, आप हमको ही इम्प्रूव करेंगे अगर आप हमको अपना फीडबैक देंगे कि भाई ये नहीं, ऐसा करो वैसा करो। तो या और इसी वजह से देखिए हमने भी अभी एक इम्प्रूवमेंट, छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया है। ये पॉडकास्ट भी बड़ा हो गया, लेकिन हाँ अगर एज कम्पेयर टू डिफरेंट पॉडकास्ट ये थोड़ा छोटा है। और हम ट्राई करेंगे थोड़ा और कॉम्पैक्ट इसको बनाया जा सके, ताकि कम टाइम में भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके। तो या दिस वॉज इट। आप कुछ बोलना चाहेंगे? दोस्तों, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसका पलड़ा भारी होगा? इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का? और इंडिया, जाते-जाते एक और इंडिया। और जाते-जाते आपको एक और फन फैक्ट, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड कप अपने होम ग्राउंड पे जीता है। यस। और अभी मौका था यार, मुझे लग रहा था कि यार 50-50 वाला डबल भी फाइनल पहुंच के जीत जाएगी, लेकिन आपने याद दिला दिया। है, ये गलत किया, बट आपने याद दिला दिया। दिल पे दर्द हो रहा है। मेरे दिल में पेट दर्द हो रहा है अभी। तो दोस्तों भूलिएगा मैं नहीं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी मोटिवेशनल पॉइंट्स होते हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हम लोग अपना जो बेस्ट दे सकते हैं, जितना शॉर्ट और कंसाइज़ वे में कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा जो अभी हमने एक पॉडकास्ट भी डाला है, जो आप लोगों को विज़िबल होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। जी, कि कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मतलब उसकी सेलिब्रिटी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने 1 दिन के अंदर जो गोल्डन बटन अपना उसको मिल गया यूट्यूब की तरफ से। और कौन बेटर है अगर हम इस पॉइंट से बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी? तो हमने ये बोला था कि कौन बेटर है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप एक बार देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक और के लिए जब टाटा, अभी जब हमने बाय-बाय। बनाया था, तब उनके एक और रिकॉर्ड नहीं जुड़ा था। अभी जब तक हम बात कर रहे हैं एक और रिकॉर्ड जुड़ चुका है। ही इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 बिलियन ओवरऑल सब्सक्राइबर, फॉलोअर सब मिला के 1 बिलियन कंप्लीट कर चुका है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन 10 बिलियन, उसमें से सोचो कि पूरे दुनिया के 10% लोग तो कम से कम जानते ही है बंदे को, तो क्या पावर रहने वाली है। तो जाओ जल्दी से जल्दी दौड़ लगा के जाओ उस 10% वाले लोगों में से आगे बढ़ो और जाके लाइक करो उस जगह पर और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ सायोनारा।